प्रणाम करती हूँ, माँ अहिल्या के चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिनकी जन्म जयंती के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्हें क्या उपमा दी जाए ये विचार करना मुझे लगता है हम सभी के लिए बहुत कठिन है। क्रांतिकारी कहें, साहित्यकार कहें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले कहें, या भारत माता के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले ऐसे वीर, स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी, उन्हें प्रणाम करती हूँ। आज मित्र मेला के इस आयोजन में हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आदरणीय वीएस पोपटे जी उपस्थित हैं। आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हम सभी को सदैव मिलता रहता है। आदरणीय मनीष भैया, आदरणीय अक्षय भैया, यहाँ उपस्थित आप सभी, लगभग सभी चेहरे ऐसे हैं जिन्हें जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं। बहुत सारा मेरा काम जो है वो मौसम भाई ने आसान कर दिया, थोड़ा बचा खुचा था तो मयंक भाई यहाँ से बोल गए। मैं प्रयास करूंगी कुछ बातें सामने रखने की। आज के समय में जब हम देखते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां वर्तमान में भारत के सामने हैं, एक बहुत बड़ा कालखंड जो हम सबको ध्यान में है कि पराधीनता में निकला, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये संघर्ष का समय रहा है, चाहे मुगलों का आक्रमण रहा हो या अंग्रेजों का आक्रमण रहा हो। पिछले कुछ ये 10-15 वर्षों से भारत पुनः कैसे अपनी उसी परंपरा के साथ, दिग्विजय भारत की जो कल्पना है उसी के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के उसी भाव के साथ, और सर्वे भवन्तु सुखिनः जो पाठ हमने बचपन से पढ़ा है, जो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है, उसके साथ हम सब लोग नित दिन प्रयास कर रहे हैं कि 2047 का जो विकसित भारत है उसकी जो कल्पना हमारी है, जब उसको सोचते हैं तो मुझे लगता है वो कल्पना सावरकर जी के बारे में पढ़े बिना, उनके बारे में सोचे बिना बिल्कुल अधूरी है। अटल जी का उल्लेख हुआ, अटल जी ने सावरकर जी के बारे में कहा है, सावरकर यानी तेज, सावरकर यानी त्याग, सावरकर यानी तप, सावरकर यानी जिजीविषा, सावरकर यानी तितिक्षा, सावरकर यानी वो बहुरूपी व्यक्तित्व। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा व्यक्तित्व जिसको जितना पढ़ा जाए और जितनी बार पढ़ा जाए, हर बार पढ़ने पे कोई ना कोई एक ऐसी नई बात सावरकर जी के बारे में हम सबको पता लगती है। मित्र मेला जो संस्था है वो लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम कर रही है, लेकिन विगत 2-3 वर्षों से मुझे ऐसा लगता है, मौसम भाई आप कह रहे थे कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अनभिज्ञ है, पर मैं वैसा व्यक्तिगत रूप से बोलना चाहती हूँ कि जिस भी प्रकार का विषय हम सबके सामने आया, चाहे एक पार्टी के जो वरिष्ठ हैं वो एक कागज को लहराते हुए दिखा करके ये बात कहते हैं कि उन्होंने इस तरीके से ओबीडिएंट सर्वेंट लिखा, या एक पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो इस प्रकार से इस बात को सबके सामने रखते हैं कि जेल जाना मतलब ये तो उन विचारधारा को मानने वाले लोगों के पसंद का काम है। तो मुझे लगता है आज की जो युवा पीढ़ी है लगातार इस प्रकार के विषयों के प्रति जागरूक है, अपने गौरवशाली इतिहास को जानती है, पढ़ना भी चाहती है, और वर्तमान समय में जितने भी पुस्तकें इस प्रकार के हम देखते हैं, चाहे विक्रम संपत जी की पुस्तक हो, उदय मावुरकर जी की पुस्तक हो, उन सभी पुस्तकों के माध्यम से हम सावरकर जी का जो जीवन है उसको बहुत अच्छे से जान भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। स्वाभाविक रूप से आज का जो विषय है वो अंडमान यात्रा से प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन उसके पहले प्रारंभिक जो जीवन है उसकी बात ना की जाए तो वो अछूता ही है। मात्र 9-10 वर्ष की आयु में एक बालक जब ये तय कर ले कि मेरा जो पूरा जीवन है वो जिस मातृभूमि पर मैंने जन्म लिया है उसी के लिए अंतिम क्षण तक समर्पित है, तो हम सोच सकते हैं मेरे आपके हमारे घरों में जो बच्चे 5 इंच की मोबाइल स्क्रीन में जिस समय में जिस उम्र में लगे रहते हैं, उस उम्र में भारत माता के लिए सर्वस्व समर्पण कर देना, ये भाव उनके अंदर आता है, कहाँ से आता है? तो आज जो लड़ाई हम सब अपने घर परिवार में संस्कार, संस्कृति, परंपरा के लिए लोग जागरूक नहीं है उसके लिए लड़ रहे हैं, वो संस्कार उस परिवार से आता है जहाँ दामोदर सावरकर जी और राधाबाई सावरकर जी अपने बच्चों को इस प्रकार तैयार करते हैं कि रात्रि का भोजन होने के बाद रामायण जी पढ़ेंगे, महाभारत जी पढ़ेंगे, मराठी के ऐसे ग्रंथ जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता को दिखाते हैं उनको बच्चों को पढ़ाएंगे, महाराणा प्रताप जी की कहानियां बच्चों को पढ़ाएंगे, और यही वो बातें हैं जो आगे जाकर के विनायक दामोदर सावरकर को कैसे स्वतंत्र वीर सावरकर बनाती है। तो मुझे लगता है ये उसकी पृष्ठभूमि है जिसकी जानकारी हम सबको होना आवश्यक है। केवल इतना ही नहीं, एक ऐसा परिवार, हमने एक गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के विषय में सुना था जिनका पूरा परिवार भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करता है। ठीक वैसे ही जब सावरकर जी के परिवार को देखा जाता है तो हम सबको ध्यान में आता है कि माता पिता के नहीं रहने के बाद दोनों भाई जो स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, विवाह हुआ तो पत्नी
भाभी, घर के बच्चे, सभी देश के लिए जो भी चीजें हमारे आसपास चल रही हैं उसके लिए कैसे संघर्ष खड़ा है, और उस संघर्ष में हमारे परिवार के जो लोग लगे हैं उन्हें हमारी चिंता नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का परिवार सौभाग्य से उन्हें मिला और उसी के कारण उनका जो पूरा जीवन है वो मातृभूमि की सेवा में लगा रहा। हम देखते हैं कि आज के समय में जब अखंड भारत का विषय आता है, और आज का जो विषय है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, और इस बार जब G20 में ये विषय आया कि वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन वन पीपल वन अर्थ, इसके साथ हम सभी को चलना चाहिए। तो वास्तव में सावरकर जी ने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न दृष्टा तो थे ही, लेकिन केवल स्वप्न दृष्टा नहीं थे। कैसे क्रांति की राह से उस स्वप्न को पूरा किया जा सकता है, तो हम सबको ध्यान में आता है कि शिक्षण दीक्षण के समय जब उन्होंने तय किया 1905 में, ऐसे समय में जब बंगाल का विभाजन का समय चल रहा था, पूरा जो देश है वो कहीं तो भी विभाजन की आग में जल रहा था। जब तिलक जी का भाषण हो रहा था, विजयादशमी का दिन चुन करके विदेशी कपड़ों की होली जलाना, हम सुनते हैं कि विदेशी कपड़ों की होली और स्वदेशी का नारा जिन्होंने दिया उनके नाम की चर्चा सब और होती है, लेकिन सबसे पहली बार स्वदेशी का बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो वो वीर सावरकर जी थे 1905 अक्टूबर। और उसके बाद हमको ध्यान में आता है कि कैसे उनको फर्ग्यूसन जो कॉलेज है पुणे का, वहां से निकाल दिया जाता है, पढ़ाई अधूरी रह जाती है। तिलक जी जब देखते हैं कि देश के लिए इनके मन में कुछ है और इनको आगे इनकी शिक्षण दीक्षण पूरी होना चाहिए, इसके लिए लंदन भेजते हैं। ऐसे दो चरित्र देश के हम सबको ध्यान में है जो लंदन गए, एक जो अपने कपड़ों की प्रेस कराने के लिए लंदन जाया करते थे, जिनको लंदन का जो गुलाबीपन है वो पसंद था, और दूसरे वो जो लंदन में इसलिए थे कि भारत की स्वाधीनता के लिए कैसे मेरा जो कण कण और क्षण क्षण है वो समर्पित हो सकता है, लंदन में रह करके कैसे वो सब काम जो मैं भारत में रहकर नहीं कर सकता तो वो करूं। पहले उन्होंने जो वहां की जो सोसाइटी बनी थी उसको उन्होंने ज्वाइन किया, बाद में हमको ध्यान में आती कि फ्री इंडिया सोसाइटी जो उसका गठन किया, और लगातार ऐसे सारे युवा जो वहां पर थे कैसे वो भारत भक्ति के भाव के साथ उससे जुड़ सकते हैं, ये काम उन्होंने किया। दो अलग अलग विचार हैं, एक कि 1857 का जो समर है उसके विषय में उन्होंने लंदन में लिखा, और दूसरा विचार ये बताता है कि उसके बारे में उन्होंने जब वो सेल्युलर जेल में थे तब लिखा। हम सबको ध्यान में आता है कि किस प्रकार से जब वो 18 वर्ष के थे तभी से उन्होंने ये तय किया कि किसी भी परिस्थिति में ब्रिटिशों की हुकूमत तो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसका विरोध कैसे करेंगे। तो रानी विक्टोरिया की जो शोक सभा है उसको करने की आवश्यकता क्या, उसमें जाना क्यों है, वो उसका विरोध करते हैं। तो ध्यान में आता है कि ये जो यात्रा है जो बहुत आसान दिखाई देती है लोगों को, लोग बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो सारे प्रश्न चिन्ह जो है मुझे लगता है कि एक प्रकार का भ्रम मात्र है। कैसे जो उन्होंने अभिनव भारत, अभी मित्र मेला का उल्लेख आया था, मित्र मेला ही आगे जाने के बाद अभिनव भारत बना। जब वो अभिनव भारत सोसाइटी की जब स्थापना हुई तो ऐसे सभी युवा जो उस सोसाइटी से जुड़े थे, देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, ऐसे कौन लोग हैं जो देश की अखंडता को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। तो एक 26 वर्षीय युवा मदन लाल ढींगरा, उन्होंने तय किया कि कर्नल वाइली जो है जो देश को अखंडित करने का काम कर रहे हैं उनको कैसे भी समाप्त करना है। तो कर्नल वाइली की हत्या होती है। उसके बाद ब्रिटिश सत्ता हिलती है और सोचती कि सबके पीछे कौन है। उतने में ही जो है लक्ष्मण कान्होरे ये जॉनसन की हत्या करते हैं, और जब जॉनसन की हत्या होती है तो पूरी ब्रिटिश सत्ता इस बात को खोजने में निकल जाती है कि इन सब बातों के पीछे कौन है। पता लगता है कि इन सब के पीछे वीर सावरकर हैं, और उसके पश्चात लंदन में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और वो कठिन समय जो हम सब सामान्य सुन करके पढ़ करके ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा जीवन वो उस 13 बाय 7 फीट की जो कोठरी है उसमें निकालते हैं। अंडमान की जो जेल है, मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो भारत भक्त है उसके लिए वो तीर्थ स्थल ही है। किस प्रकार से उस कोठरी में, जहां पर एक और कम्युनिस्ट कहते हैं कि सावरकर जो है वो अंग्रेजों के जासूस थे, तो विचार करने की आवश्यकता है कि किसी जासूस को अंग्रेज इतनी यातनाएं क्यों देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने लगातार जो है अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी मर्सी पिटिशंस जो है वो दाखिल की, ऐसा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो हमको ध्यान में आता है कि हाँ ये विषय हुआ, लेकिन उस समय जो मर्सी पिटिशंस दाखिल की जाती थी उसका तो तरीका ही वही था। तो
1911, 1913, 1914, 1917 और 1918 ये कुछ मर्सी पिटिशंस है जो उन्होंने दाखिल की, पर उसमें था क्या? तो ये ध्यान में आता है कि किस प्रकार से सभी लोगों के लिए एक प्रकार का, जैसे हम सब लोग अगर कहीं विश्वविद्यालय में काम करते हैं, किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं, तो हम जानते होंगे कि एक प्रकार का फॉर्मेट होता है किसी भी छुट्टी के आवेदन देने के लिए या किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित करना है उसके लिए, और उसमें केवल हस्ताक्षर और दिनांक वगैरह बदल करके उस पर हमको उसको जमा करना होता है। तो ये वास्तव में वही था जो सभी क्रांतिकारी जो वहां पर थे जेल में उनके लिए आवश्यक था। अब हमको ध्यान में आता है कि ये हम सबको सामने लाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये क्यों नहीं बताया गया कि उस छोटी सी काल कोठरी में 6000 ऐसी कविताएं जो भारत के भविष्य की चिंता करती हैं, ऐसी कविताएं जो सामाजिक समरसता की बात करती हैं, ऐसी कविताएं जो महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, ऐसी कविताएं जो हमारे क्रांतिकारियों को बल प्रदान करने का काम करती हैं, ऐसी कविताएं जो भारत को अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की बात करती हैं और जो ये कहती हैं कि भारत अखंड राष्ट्र है। मैं राज्य की बात नहीं करता हूं, राज्य की कोई भौगोलिक सीमा हो सकती है, लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है, राष्ट्र भौगोलिक सीमाओं से परे है, वो केवल अपनी संस्कृति सभ्यता के आधार पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर वो व्यक्ति वैसा मानते थे जो इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, पितृभूमि मानता है, वो इस देश का है और वो हिंदू है। हम भी कहते हैं कि हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, ये नारा हमने अभी दिया, लेकिन उस समय सावरकर जी ने इस नारे को लिखा भी, और हमको ध्यान में आता है कि किस प्रकार की यातनाएं वहां क्रांतिकारियों को दी जाती थी। अगर वो, जैसा उनके बारे में कम्युनिस्टों ने लिखा है कि अंग्रेजी जासूस थे, तो अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि उन्हें डी कैटेगरी जो है, डी का मतलब होता है डेंजरस, सबसे ज्यादा खतरनाक, इस प्रकार की जो कैटेगरी है उसमें उनको जो है वहां पर जेल में रखा गया। किस प्रकार से काल कोठरी में क्या यातनाएं दी जाती हैं, हम सबने अगर सावरकर फिल्म देखी होगी तो हम सबको ध्यान में है कि कैसे उस काल कोठरी से निकल करके कोल्हू के बैल जैसे होते हैं, उस प्रकार से उनसे काम लेना, तेल निकलवाना, यातनाएं देना। यदि वो ये नहीं कर पाए तो और क्या करना, तो ध्यान में आता है 24-24 घंटे एक छोटी काल कोठरी में बंद रखना। अगर आप में से किसी का अंडमान की उस जेल में जाना हुआ होगा, अभी तो आपने देखा होगा, अभी तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसका नियोजन देखा होगा तो कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख भी नहीं सकता। मैं, आप, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं लगातार अपना फोन हर थोड़ी थोड़ी देर में कितने महत्वपूर्ण काम में हो लेकिन देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। वो समय कितना कठिन हुआ होगा जब ऐसी परिस्थितियां हुई होगी, जब परिवार पे इतनी यातनाएं हैं, बड़े भाई जो है वो स्वयं जेल में अपने साथ में हैं, घर परिवार बच्चे कैसे उनकी चिंता करेंगे। उसके बाद भी मन में केवल एक ही भाव था कि जिस देश में मैं रहता हूं वो कहीं ना कहीं समस्या में है, कैसे देश को स्वाधीनता दिलाई जा सकती है, स्वाधीनता के लिए क्या किया जाना चाहिए। 1857 की जो क्रांति है, जिसको अंग्रेजों ने एक सैनिक विद्रोह कहा था, गदर कहा था, सबसे पहले अगर उसको किसी ने बताया कि ये जन विद्रोह था तो स्वतंत्र वीर सावरकर थे, जिन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इस नाम से पुस्तक लिखी। हम सबको ध्यान में आया कि ये पुस्तक बैन हुई, लोग बोलते हैं कि पुस्तक बैन थी तो लोगों को कैसे मिली, तो ध्यान में आता है कि उसकी 3 प्रतियां हस्तलिखित थी। उन्होंने तीनों प्रतियां, एक अपने मित्र के पास, एक अपने परिवार के पास और एक अन्य जो है विदेश में, वो पहुंचाई थी। और उसके माध्यम से जब ध्यान में आता है भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उन्होंने उस 1857 का जो स्वतंत्र समर है उसको पढ़ा और बाद में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी जो है उसकी स्थापना हुई। ये जो ग्रंथ है ये उस समय जितने भी क्रांतिकारी थे, जैसे हम रामायण जी पढ़ते हैं, ठीक वैसा ही ग्रंथ उस समय उन क्रांतिकारियों के लिए था। हर वो क्रांतिकारी जिसने वो ग्रंथ पढ़ा था वो गर्व से इस बात को कहता था कि मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा है। और जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी को अगर ज्वाइन करना है तो उनसे पूछा जाता था कि क्या आपने 1857 का स्वतंत्र समर पढ़ा है, तो ये उनके लिए गर्व की बात होती थी कि हाँ हमने वो पढ़ा है। तो स्वाभाविक रूप से विश्व की ये पहली ऐसी किताब है जो छपे बिना ही बैन हो गई। ऐसा और कोई साहित्य नहीं है जो कभी छपा ही नहीं और उसके पहले ही बैन हो गया, तो ये सावरकर जी की वो पुस्तक है जो छपे बिना ही बैन हो गई। अखंड भारत की जो बात है तो हमको ध्यान में आता है कि आज हम परावर्तन की बात करते हैं कि वो सभी जो एक समय में हिंदू थे किसी कारणवश मुसलमान बन गए, हिंदू थे किसी कारणवश ईसाई बन गए। आज हमारे बहुत सारे संगठन इस काम में लगे हैं कि हमारे वो सभी भाई बहन वापस हिंदू कैसे बन सकते हैं।
उस समय जेल में रह करके सावरकर जी इस काम को किया करते थे। उनको जब ध्यान में आया कि ऐसे बहुत सारे अरबी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे खलीफा हैं जो जेल में हैं, उन खलीफाओं के माध्यम से वो लगातार वहां धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। धर्मांतरण का सीधा सीधा अर्थ वो राष्ट्रांतरण मानते थे कि स्वाभाविक है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा इस पर कुठाराघात। धर्मांतरण का मतलब केवल एक धर्म को बदल करके दूसरा धर्म नहीं, इतना नहीं है। अगर इतना है तो वो उनको स्वीकार है, लेकिन किस रूप में पूरी की पूरी सभ्यता को समाप्त करने का जो षड्यंत्र है वो चल रहा था, उसको कैसे समाप्त किया जाएगा ये विचार उनके मन में था। उन्होंने वहां सायम में उन सभी लोगों से बातचीत करना, उनको समझाने का प्रयास करना कि किसी मुसलमान की थाली में अगर आपने भोजन कर लिया तो इसका मतलब आप मुसलमान बन गए, ऐसा नहीं है। वहां पर भी उनके माध्यम से एक वाचनालय की स्थापना हुई और उस वाचनालय की स्थापना के साथ जो अखंड भारत का उनका स्वप्न था कि कैसे वो भारत जो रामायण जी का भारत है, जहां पर लंका में प्रभु श्री रामचंद्र जी गए हैं, वो भारत जो हिंगलाज माता का जो मंदिर जहां पर है उसको देखता है, वो भारत जिसकी कल्पना हम अपने पुराणों में करते हैं, उस प्रकार के भारत की कल्पना वो सभी क्रांतिकारी जो वहां पर हैं उनके बीच में वो रखते हैं। दूसरा हमको ध्यान में आता है कि अंडमान की वो जो सेल्यूलर जेल है, जहां इतनी कड़ी यातनाएं मिलती हैं कि जहां जाने के बाद बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी, बहुत सारे ऐसे युवा क्रांतिकारी जो 18, 19, 20, 21 वर्ष की आयु के थे, जो जेल गए थे, या तो उन्होंने असमय आत्महत्या उन्होंने की या फिर मृत्यु का शिकार हो गए। तो ये ध्यान में आता है, ऐसा बहुत कड़ा जो संघर्ष है वो हुआ। यदि वो वास्तव में वीर नहीं होते, केवल स्वयं के लिए सोचते, इतनी कठिन परिस्थितियों में कोई कैसे रह सकता है, जहां पीने के लिए दिन भर में 2 कटोरी पानी मिलता हो, जहां अगर शौच जाना हो तो दिन में आप 2 बार ही शौच जा सकते हैं, अन्यत्र जाना है तो उसकी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आपको 5 लोगों से पूछना है, सहमति मिलेगी, उसके बाद आप जा सकते हैं। जहां ऐसा भोजन मिलता हो जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हो, जहां आपकी शारीरिक परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन आपको जो है इतना तेल जो है कोल्हू के माध्यम से निकालना ही है, और लगातार इतनी कड़ी यातनाएं कि हाथों में हथकड़ियां रहती हैं, पैरों में हथकड़ियां रहती है, उसके बाद भी पूरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए लगाना है, ये भाव जिसके मन में हो तो वो किस प्रकार का उसका जीवन रहा होगा। एक लेखक ने लिखा है कि मुझे लगता है कि विनायक दामोदर सावरकर जो है वो ईश्वर ने धरती पर उसे भेजा है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का ही कोई अंश दिखाई देता है। तो स्वाभाविक है कि इतनी यातनाओं के बाद भी यदि कोई उसी प्रकार से प्रखरता के साथ अपना काम कर रहा है तो ईश्वर की कोई ना कोई शक्ति होगी जो साथ में होगी। हम सबको ध्यान में आता है कि अखंड भारत का जो संकल्प वो अंडमान की जेल में लेते हैं, वहां हिंदुत्व इस पुस्तक को भी लिखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का साहित्य भी लिखते हैं, और बहुत सारा ऐसा साहित्य जो उन्होंने वहां की दीवारों पर, क्योंकि एक छोटी सी पेंसिल मिला करती थी, उसके बाद किससे लिखेंगे, तो कोयला है, कंकड़ है, पत्थर है, और कुछ भी ना मिला तो नाखून है। तो इसका मतलब है कि कितनी जिजीविषा के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया, कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी, संपूर्ण जीवन जो है मातृभूमि को समर्पित करना है। अगर मर्सी पिटीशन लगाई भी होगी तो क्यों लगाई होगी, जब इतना ऐसा व्यक्ति जो इतनी कठिन परिस्थितियों में देश के लिए इतना सोच सकता है, यदि उस जेल के बाहर रहेगा तो किस प्रकार की परिस्थितियों में देश के लिए काम कर सकेगा, ये विचार करने की आवश्यकता है। उस समय जिन्होंने मर्सी पिटीशन लगाई थी, सचिंद्र नाथ सान्याल, उन्होंने अपना बंदी जीवन करके एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने उसको उल्लेख किया है कि मैंने और सावरकर ने मर्सी पिटीशन एक साथ लगाई, लेकिन उस दया याचिका में मेरी याचिका तो सुनी गई और उन्हें बाहर किया गया। ऐसा नहीं है कि उसके बाद उन्होंने जो मर्सी पिटीशन में लिखा था वैसा ही किया, उसके बाद भी वो क्रांतिकारी गतिविधियों का हिस्सा रहे। राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ उन्होंने आगे जाकर के जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी है वो उसका हिस्सा बने और आगे देश की क्रांति के लिए काम किया। ऐसे बरिंद्र कुमार घोष, नंदलाल जी, सुधीर कुमार जी, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी उस समय के थे। तो इसका मतलब है कि एक व्यवस्था थी जिसका पालन सभी को करना अनिवार्य था। आगे जाते हैं तो ध्यान में आता है कि बहुत कठिन समय के बाद अंडमान का जो उनका पूरा समय था, उसके बाद जब वो वापस निकले तो कैसे, तो रत्नागिरी में रहना है, लेकिन कैसे रहना है, तो वो भी बंदी बनकर ही रहना है, रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते। तो क्या करना है, हम जहां हैं वहां से देश के लिए क्या कर सकते हैं। उस समय देश में खिलाफत आंदोलन जो है वो चल रहा था। खिलाफत आंदोलन क्यों,
लोगों के ध्यान में आता है कि किस प्रकार से पूरा जो मुस्लिम समाज है वो भारत की स्वाधीनता के लिए एक होकर के लड़ने के लिए तैयार हो गया। नहीं, खिलाफत आंदोलन वो आंदोलन जो अरब और अन्य देशों में रहने वाले मुस्लिम सत्ता के लोग हैं, जब वो सत्ता पर नहीं है तो कैसे उन्हें पुनः सत्ता में लाना, उसके लिए एकत्र होना है, वो खिलाफत आंदोलन है। इसके लिए जागरूकता कैसे आएगी, तो उनको ध्यान में आता है कि पूरा हिंदू समाज उसको खड़े होना पड़ेगा, और जब हिंदू समाज खड़ा होगा तभी वास्तव में जो देश की जय